आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं तेरा इश्क मेरा फितूर सीजन 2 भाग 1। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इसे हकीकत में ना लें। इसे सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। हेलो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का आभार। आपने इतने प्यार भरे कमेंट्स किए कि तेज गर्मी में भी ठंडा ठंडा कूल कूल ताजगी से भरपूर एहसास हो गया। रिप्लाई करना चाहते थे लेकिन टाइम की बहुत कमी चल रही है, इसीलिए यहाँ आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ तेरा इश्क मेरा जुनून के सीजन 2 के सफर की ओर। लेकिन जिन्होंने अभी तक पहला सीजन नहीं देखा है वो सीजन 2 समझने के लिए सीजन 4 जरूर देख लीजिएगा, जो चैनल पर प्रकाशित हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने सफर पर। जिंदगी एक सवाल है जिसका जवाब मौत है, मौत भी एक सवाल है जिसका जवाब कुछ नहीं। अजल बिना जल का तो मुफ्त में बदनाम है, समानी में कुछ उनसे पूछ जिन्हें जिंदगी ने मारा है। लोग अच्छे हैं, बहुत दिल में उतर जाते हैं, एक बुराई है तो बस ये है कि मर जाते हैं। जिंदगी है अपने कब्जे में, ना अपने बस में मौत, फिर भी जिए जा रहे हैं सोचकर कि आएगी एक दिन मौत। एक ही यूनिवर्सिटी शिमला, एक खूबसूरत यूनिवर्सिटी जिसके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। ठंडा मौसम जो बादलों से घिरा हुआ था। वहाँ का मौसम ठंडा होने के साथ साथ दिलकश और सुहावना भी था। प्रोफेसर प्रोफेसर कहते हुए एक लड़का कॉरिडोर में दौड़ते हुए आगे चल रहे शख्स को आवाज़ दे रहा था, जो लंबे डग भरते हुए चला जा रहा था। लड़के की आवाज़ सुन उस शख्स के कदम ठहर गए। उसने पलटकर देखा तो वो लड़का हांफते हुए उसके सामने जाकर घुटनों पर हाथ रखकर झुककर खड़ा हो गया और अपनी बढ़ी हुई सांसों को नियंत्रित करते हुए बोला, प्रोफेसर सूर्यवंशी, आपका ये क्लासरूम में गिर गया था। कहते हुए उसने अपना एक हाथ आगे कर दिया जिसमें से एक खूबसूरत सा लॉकेट लटक रहा था। प्रोफेसर सूर्यवंशी ने पहले उसे देखा, फिर उसके हाथ में पकड़ा हुआ लॉकेट देखकर एक झटके से लपक कर ले लिया। लड़का उन्हें अजीब नजरों से देखने लगा, लेकिन इससे पहले वो कुछ पूछता प्रोफेसर सूर्यवंशी बिना उसकी ओर ध्यान दिए वहां से अपने कैबिन में चले गए। लड़का खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। तभी उसके कुछ दोस्त आकर पूछने लगे, अभय क्या हुआ, तुम इस तरह क्लास से भागते क्यों हुए आए? प्रोफेसर सूर्यवंशी का कुछ सामान डेस्क के नीचे गिर गया था, उसे ही लौटाने आया था। लेकिन यार, ये प्रोफेसर सूर्यवंशी मिस्टीरियस जैसे हैं, एकदम मिस्ट्री मैन। उनके बारे में सब जानते हैं लेकिन इतना कोल्ड क्यों रहते हैं? ये बात तो एक ही इंसान बता सकता है। अभय के एक दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अभय ने उत्सुकता से पूछा, कौन? खुद प्रोफेसर सूर्यवंशी। कहते हुए उसके दोस्त आपस में हाई फाई करते हुए हंसने लगे तो अभय नाराजगी से उन्हें देखते हुए आगे बढ़ गया। एक बड़ा सा खंडरनुमा मकान जो देखने में ही जर्जर और टूटा फूटा दिखाई दे रहा था। अंदर बने एक बड़े से कमरे को देखकर लग रहा था कि शायद ये कोई हॉस्पिटल है जो अब बंद हो चुका है। उसे हॉस्पिटल के ओटी के अंदर से कुछ घुटी हुई सी आवाज़ें आ रही थी जो किसी के चीखने चिल्लाने की थी। अंदर का नज़ारा कुछ दिल दहला देने वाला था। ऑपरेशन थिएटर के कीलों से भरी बेड पर एक लड़का लेटा हुआ था जिसकी उम्र करीबन 26 साल के आसपास होगी। कील पूरा उसके शरीर पर धंस चुका था लेकिन लड़का अब भी जिंदा था। उसके हाथों और पैरों में बेड़ियां लगी थी जिस वजह से वो छटपटाने और चीखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। मगर उसके मुंह पर भी कपड़ा घुसा हुआ था और उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो चुका था। आंखें लाल हो चुकी थी और शरीर पर जगह जगह कई हिस्सों पर चीरा लगा हुआ था जिससे अंदर का मटेरियल साफ दिख रहा था। कोई भी साधारण व्यक्ति उसे देखता तो वहीं बेहोश हो जाता, क्योंकि लड़के के शरीर पर भी एक कपड़ा नहीं था। वहीं उसके बगल में एक शख्स खड़ा जिसके मुंह पर मुखौटा लगा हुआ था और उसकी गुलाबी आंखें इस अंधेरे कमरे की जलती डिम लाइट में भयानक लग रही थी। उसके हाथ में एक पतली धार वाली कैंची थी और बगल के टेबल पर रखे स्टील का बकेट जिसमें कैंची, आरी, छेनी, चिमटा, चाकू, कैंपस आदि रखे हुए थे। उस शख्स ने कैंची के साथ आरी उठाई और उस लड़के के हर एक पार्ट को काट कर निकालते हुए एक बर्तन में रखने लगा। वहीं वो लड़का अब तक अपनी सांसें छोड़ चुका था क्योंकि इतनी बेरहमी से जीती जी ऑपरेशन होने से उसके दर्द की सीमा पार हो चुकी थी। शिव मंदिर मुंबई। आज महाशिवरात्रि थी, महादेव और माता पार्वती का दिन, इसीलिए मंदिर में काफी भीड़ लगी हुई थी। वहीं एक औरत मंदिर के दर्शन करके जैसे तैसे निकली और पार्किंग में लगी गाड़ी में आ बैठी। गाड़ी आगे बढ़ी तो उस औरत ने कहा, एक बार दर्शन ही कर लेती मन को शांति मिलती है। जहाँ हर पहर द्वंद्व युद्ध चल रहा हो वहाँ ऐसी शांति का क्या मतलब माँ? उस पर भरोसा तो अब भी अटूट है, मगर उनसे मिलन में अभी भी वक्त बाकी है। कहते हुए लड़की ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तभी उसका फोन बजा तो उसने माथे पर अंगूठा रगड़ते हुए कहा, इसकी विशी। मुक्ता जी ने उसे घूरते हुए कहा तो उसने अपनी आंखें बंद करते हुए गाड़ी रोक दी और फोन उठाकर कान से लगा लिया।
उधर से कुछ कहा गया जिसे सुनकर उसने सिर्फ हाँ कहा और फोन डैशबोर्ड पर रख गाड़ी स्टार्ट कर दी। क्या हुआ? मुक्ता जी ने पूछा। खबरों के मुताबिक अगले 1 घंटे में भूकंप आने वाला है घर में, तविशी ने ड्राइव करते हुए कहा। तेरी ये गोल गोल बातें और कभी भी आने वाले भूकंप मेरी समझ से बाहर है, मुक्ता जी ने कहा। तब तक दोनों घर पहुंच गए थे। तविशी की गाड़ी रोकते ही मुक्ता जी उतरकर घर के अंदर चली गई तो तविशी ड्राइवर काका को चाबी देते हुए बोली, एयरपोर्ट जाना है काका, आप जाकर उन्हें ले आइए, मुझे कुछ काम है। जी बिटिया कहते हुए ड्राइवर काका वहां से चले गए तो तविशी घर के अंदर चली गई। घर समंदर किनारे बना हुआ था, इसीलिए यहाँ का मौसम ज्यादा उमस भरा नहीं था। वो अपनी बालकनी में आई और बाहर चलती हवाओं को महसूस करने लगी। एकाएक ही उसके हाथ अपने गले पर चले गए। उसने एक लंबी सांस खींची और अपने अंगूठी में पहनी अंगूठी को देखने लगी। तभी किसी की आवाज आई जिसे सुन उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कितनी बार कहा है विशी, ऐसे यहाँ खड़ी मत हुआ कर, ठंड लग जाएगी बेटा, आज का मौसम वैसे ही खराब है। एक अधेड़ उम्र की औरत ने उसे पीछे से शॉल उड़ाते हुए कहा। आज महाशिवरात्रि है छोटी माँ, और ये मौसम गवाही दे रहा है कि महादेव आज किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे। तब विशी खोई हुई सी बोली, जिनका भक्त तुम्हारे जैसा साफ मन का हो वो कभी उनके साथ गलत नहीं होने देते बेटा। उतार चढ़ाव तो जीवन का एक हिस्सा है, जिनमें हम अपनी कमियों और गलतियों को पहचानते हैं और अपनी कमजोरी को दूर करते हैं। अपर्णा जी ने प्यार से कहा तो तविशी मुस्कुरा उठी और बोली, अच्छा अब ये बातें छोड़िए और मुझे अपने हाथों की गर्मा गर्म चाय पिला दीजिए। मुझे भी, मानव जी ने कमरे में आते हुए कहा। और मुझे भी, कहते हुए मुक्ता जी भी वहां आ गई। अपर्णा जी ने तविशी के गाल पर हाथ रखा और मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। उनके साथ मानव जी और मुक्ता जी भी। उनके जाते ही तविशी ने अपना मोबाइल उठाया और किसी को मैसेज टाइप करके भेजते हुए उसकी आंखें डबडबा गई। एक सुनसान जंगल जहां से आती जानवरों की आवाजें किसी का भी दिल दहलाने को काफी थी। वहीं जंगल के बीचों बीच एक सूखे पेड़ के ऊपर उल्लुओं का झुंड बैठा हुआ था और उसी के नीचे एक आदमी जिसके चेहरे पर मुखौटा लगा हुआ था, जिनमें उसकी गुलाबी आंखें और खून से सना मुंह साफ दिखाई दे रहे थे। और वो अपने सामने पड़े एक आदमी को पेट को फाड़कर उसकी आंतड़ियां भी निकाल रहा था। वो आदमी मर चुका था क्योंकि उसकी गर्दन पर दांतों के निशान थे और सीना भी 2 हिस्सों में बटा हुआ था। आसपास खून बिखरा था जिसे वो आदमी जीभ से चाटकर साफ कर रहा था। वहीं उसी जंगल के दूसरे छोर पर एक औरत डर से भागती चली जा रही थी, तभी किसी से टकरा गई। उसने थरथराते हुए सामने देखा तो पीछे लड़खड़ा गई। उसके सामने वही खड़ा था जो अभी कुछ देर पहले उस आदमी की चीड़ फाड़ कर रहा था। उसके मुंह से लेकर पैंट तक खून की बूंदें टपक रही थी, आंखें गहरे गुलाबी रंग में चमक रही थी। उसने सामने खड़ी औरत को गर्दन टेढ़ा करके देखा और एक हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसकी गर्दन को दबोच लिया। औरत डर से फड़फड़ाने लगी और अपने गले पर रखे उसके हाथ को छुड़ाने लगी, मगर उसके हाथ की पकड़ से वो छूट नहीं पाई। कुछ समय बाद वो औरत उस शख्स के हाथों में झूल गई और उसकी सांसें थम गई। तो AK यूनिवर्सिटी शिमला, प्रोफेसर धनुष सिंह सूर्यवंशी का कैबिन, जहां इस वक्त प्रोफेसर सूर्यवंशी अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठे उस लॉकेट को एकटक निहार रहे थे जो क्लास में गिर गया था। उसकी आंखें भावहीन थी लेकिन चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। उस लॉकेट को अपने होठों से छूते हुए उसने कहा, 3 साल बीत गए मगर तुमने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा मेरी तरफ। तुम जानती नहीं हो मेरे अकेलेपन को भरने वाला कोई साथ नहीं है। इतनी कोशिशों के बाद भी तुमने साथ आने से मना कर दिया। एक गलती हुई थी, वो भी तुम्हें दर्द ना हो इसीलिए छुपाया मैंने, और तुमने उस एक गलती की मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी कि मैं ना मरने लायक बचा हूँ ना जीने लायक। मेरी मोहब्बत का जुनून तो देखा था तुमने, मगर मुझ पर भरोसा ना करके मेरी नफ़रत के जुनून में ही मुझे जला रही हो। लौट आओ विशी, अब और बर्दाश्त नहीं होती ये दूरी। तेरे लिए मेरी तलब, मेरा जुनून मुझे ले डूबेगा इस दुनिया से। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ज़्यादा खुद को कोसने की ज़रूरत नहीं है, पहले चलो मेरे साथ, फिर देवदास बने बैठे रहना। ये शौर्य, उसका प्यार, उसका हमदर्द था जो उसके साथ ही रहता था। उसने भी विशी से बात की थी मगर ना जाने वो किस गलती की सज़ा दे रही थी उन्हें। तू चल, मैं आता हूँ, धनुष ने कहा तो शौर्य उसकी गर्दन दबोचते हुए बोला, साले हुलिया देख अपना, एकदम मजनू लगता है। चेहरे पर ये बड़ी हुई दाढ़ी और आंखों पे नज़र का चश्मा, फर्क इतना है कि मजनू चश्मा नहीं पहनता था। वैसे मैंने लैला के पास जाने का एक प्लान बनाया है, उसने आंखों में चमक लिए कहा। धनुष ने उसका हाथ पकड़कर हटाया और उसके चेहरे पर एक मुक्का जड़ते हुए कहा, साले दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा है तू। इनडायरेक्टली तू मुझे बूढ़ा बोल रहा है। ओए सूर्यवंशी साहब, बूढ़े को बूढ़ा ही बोला जाता है, जवान नहीं। उम्र देखी है अपनी, शौर्य उससे बचते हुए बोला, लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत। धनुष के हाथों का स्पर्श उसे अपने जबड़े पर हथौड़े सा महसूस हुआ। मुझ गरीब आदमी पर इतना अत्याचार और प्रताड़ना करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए अभी इसी वक्त, शौर्य ने एक्टिंग भरे अंदाज में कहा। धनुष ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसे साइड से गले लगाते हुए बोला, तू नहीं होता तो अब तक मैं पता नहीं कहाँ होता। अच्छा, इसी बात पर निकाल 25 करोड़।
शौर्य ने अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। तू जैसा भिखारी राजदान आज तक किसी को नहीं मिला होगा, इसीलिए तू बेताल बनकर मेरे गले में लटका है। धनुष ने उसे घूरते हुए कहा और कैबिन के बाहर निकल गया। शौर्य ने अपनी बत्ती सी चमका दी और उसके साथ साथ चलने लगा। मुंबई। तविशी हॉल में बैठी लैपटॉप चला रही थी। तभी उसके कानों में कुछ शब्द पड़े। अर्ज किया है, तेरी नाराजगी में भी एक कशिश है, नजरअंदाज करना तेरी खलिश है। तू जानकर भी अनजान बनी बैठी है, तेरे सामने हूँ फिर भी दिखूंगा नहीं, यही मेरी खुदगर्जी है। तविशी ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसकी ही हम उम्र की एक लड़की ने उसे पीछे से गले लगाकर शिकायती लहजे में बोली, तू अपने काम में इतना डूबती है कि याद ही नहीं रहता मैं आने वाली हूँ। ऐसे कैसे भूल सकती है तू मुझे? तविशी मुस्कुराकर लैपटॉप बंद करते हुए बोली, मुझे आदत है तेरी नौटंकी झेलने की, इसीलिए भूल जाती हूँ। और वैसे भी मैं लेने जाऊँ या ना जाऊँ, पहुँचेगी तो तू यही ना। उसने खुद को सामान्य करते हुए कहा, तू मुझे ताने दे रही है? आंटी देखो अपनी विशी को। लड़की ने मुंह फुलाकर चिल्लाते हुए कहा तो तविशी जल्दी से उसका मुंह बंद करते हुए बोली, अरे धीरे बोल, अगर मैया ने सुन लिया तो चप्पल लेकर पूरे घर में दौड़ाएगी। मानना पड़ेगा, एक ही खौफ है तविशी सूर्यवंशी को। रूपाली। मेरा नाम तविशी राजपूत है, तविशी ने कहा तो रूपाली मुस्कुरा उठी। तू सजा उसे दे रही है या खुद को? जानती है ना, जैसे तेरे लिए ये मुश्किल है उसके लिए भी है। 3 साल बीत गए विशी, अब माफ भी कर दे उसे। इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी उसकी जिसके लिए तूने घुट घुट कर जीना चुना है। अगर तू यहाँ सिफारिश करने आई है तो तू यहाँ से जा, तविशी ने कहा। तभी मुक्ता जी वहाँ आ गई तो दोनों चुप हो गई। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? रूपाली उनके गले लगते हुए बोली। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? और हमारा शहजादा कैसा है? वो अब बिल्कुल ठीक है, कुछ ही दिनों में वो भी यहाँ आ जाएगा, रूपाली ने मुस्कुराते हुए कहा। बाकी लोग कहाँ हैं? उसने इधर उधर देखते हुए पूछा। अपर्णा भाभी और मानव भाई बाहर गए हैं, शाम तक लौटेंगे, मुक्ता जी ने कहा। रूपाली ने सर हिलाया। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैंने पकौड़े बनाए हैं, चाय के साथ लेकर आती हूँ, मुक्ता जी किचन में जाती हुई बोली। अब तो फिर से शुरू मत हो जाना, तविशी ने उसके बोलने से पहले ही कह दिया। अच्छा ये सब छोड़ और तू कमरे में चल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, रूपाली ने कहा तो तविशी उसके साथ कमरे की ओर बढ़ गई। विश्वास पैलेस। शौर्य ने ज़बरदस्ती धनुष को पकड़ रखा था कि जब तक वो शेविंग नहीं करवाएगा वो उसे कहीं नहीं जाने देगा। धनुष इसी बात से चिढ़ा हुआ था, लेकिन वह शौर्य को मायूस भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसकी नौटंकी झेल रहा था। पता सूर्यवंशी, तू बात मानेगा मेरी? नहीं, कहते हुए धनुष ने उसे सोफे पर धकेल दिया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। लेकिन 2 कदम बाद ही उसने झुंझलाहट से आंखें मूंद ली और एक हाथ कमर पर रखकर दूसरा माथे पर रगड़ने लगा। शौर्य कमर मटकाते हुए उसके पास आया और उसके गले में बाहें डालकर एक हाथ से उसकी ठुड्डी पकड़कर गाने लगा। जैसा भी तू मानेगा मना लूंगा सावरिया, ऐसे जैसे वैसे कहेगा तैसे। कहते हुए उसने धनुष के चेहरे को दाएं बाएं मरोड़ दिया तो धनुष उसका हाथ झटकते हुए उसे घूरने लगा। जैसे भी तू मानेगा मना लूंगा सावरिया, कभी तुझे चिकना बना दूंगा सावरिया, जैसे भी तू मानेगा मना लूंगा सावरिया, ऐसे वैसे जैसे कहेगा तैसे। उसकी बड़ी हुई दाढ़ी के सामने ट्रिमर घुमाते हुए कहा तो धनुष ने उससे ट्रिमर छीनकर फेंक दिया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। जहाँ जहाँ जाएगा तू वहाँ वहाँ आऊँगा, पैर खींचूंगा, कभी तेरा जूता छुपाऊंगा। शौर्य ने सीढ़ियां पर बढ़ते हुए उसके पैरों को पकड़ लिया और उसके जूते निकालकर टेबल के नीचे सरका दिए। धनुष ने अपना पैर छटका तो बेचारा हमारा गरीब आदमी जमीन पर लुढ़क गया। गोरा गोरा पतला कमर लचकाऊंगा, ताली बजा के ऐसा ठुमका लगाऊंगा, आहा ठुमका लगाऊंगा, अरे नाचूंगा तो तुझे भी नचा दूंगा सावरिया। अब शौर्य ने उसकी कमर पर अपने हाथ लपेट लिए और उसे ठुमका सिखाने लगा। लेकिन धनुष अब बुरी तरह झल्ला उठा था उसकी हरकतों से, इसीलिए उसने सीधा उसके मुंह पर मुक्का जड़ दिया। साले बस कर गाने की माँ बहन करना। धनुष ने उसकी गर्दन अपने हाथों में दबोचते हुए कहा तो वह मिमियाते हुए बोला, देखा बुआ, टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है इस बैल बुद्धि मर्द को। क्या कहा? चल आज तुझे टैलेंट दिखाता हूँ। कहते हुए धनुष ने उसे छेड़ते हुए उसके बम पर एक लात मार दी। अयो दादा, मार डाला रे जालिम सूर्यवंशी ने शौर्य ने नाक से कोड़कर अपनी कमर सहलाते हुए कहा तो पता नहीं क्यों लेकिन धनुष को हंसी आ गई और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। काफ़ी देर तक वो हंसता रहा, फिर आकर उसने शौर्य को गले लगा लिया और उसे मनाते हुए बोला, चल आज सैलून चलते हैं। सच्ची? शौर्य की आंखें फिर चमकने लगी। मुझे कहते हुए धनुष उसकी गर्दन पकड़े बाहर निकल गया। वो ये देखकर मुस्कुरा उठी। 3 सालों में आज पहली बार उनके साथ मुस्कुराए थे। घर के सभी नौकर भी खुश थे उन्हें ऐसे देखकर। शौर्य जब से साथ था तब से ही उसके साथ ऐसे मस्ती मजाक वाला व्यवहार करता था, लेकिन धनुष काम में इतना डूब गया था कि उसे मौका ही नहीं मिलता खुद को अपडेट रखने का। रूपाली और तविशी कमरे में बैठी बातें कर रही थी, तभी रूपाली का फोन बजा जिसमें शहजादा लिखा हुआ था। नंबर देख दोनों के होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई तो रूपाली ने फोन उठाकर स्पीकर पर डाल दिया। अगले दिन धनुष जैसे यूनिवर्सिटी पहुंचा, सब उसे देख आश्चर्यचकित रह गए।
3 सालों में पहली बार वो आज इतना एलिगेंट लग रहा था। ट्रिम की हुई बियर्ड और हल्के सेट किए बाल उसके लुक को और आकर्षक बना रहे थे। वो कॉरिडोर से होते हुए सीधा अपने कैबिन में चला गया, लेकिन अब तक सारे स्टूडेंट्स की नजरें उस पर ही टिकी हुई थी। लड़कियां जो उसके सख्त रवैये की कायल थी, उनका तो मुंह खुला ही रह गया था। तभी 2 लड़कियां उसके कैबिन की ओर बढ़ गई और एक दूसरे को देख मुस्कुराते हुए ऑल द बेस्ट कहकर दरवाजे पर दस्तक दी। कम इन। एक भारी और ठंडी आवाज आई, जिसे सुन दोनों लड़कियां अंदर दाखिल हो गई। यस, धनुष अपने चेयर पर टिकते हुए सीरियस टोन में बोला। लड़कियों ने तो अपना थूक गटक लिया। फिर एक लड़की अपना हाथ आगे करते हुए बोली, हेलो सर, आई एम टिम्सी। धनुष वैसे ही भावहीन चेहरे के साथ उसे देखता रहा तो उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और घबराते हुए बोली, सर आज मेरा जन्मदिन है, क्या आप शाम को? मैं फ्री नहीं हूँ। उसकी बात काटते हुए धनुष ने कहा तो टिम्सी का चेहरा उतर गया। यू कैन गो नाउ इन योर क्लास, उसने सख्त लहजे में कहा और फाइल देखने लगा। वो मायूस सी बाहर जाने लगी तो धनुष ने एक बार फिर कहा, दिस इज अ यूनिवर्सिटी सो बिहेव लाइक स्टूडेंट्स। यस सर, कहते हुए वो जल्दी से अपने दोस्त पलक के साथ बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद धनुष ने अपना फ़ोन उठाया और एक मैसेज भेज दिया, मुंबई जाने की तैयारी करो। उधर अपने मोबाइल पर आए मैसेज को देखकर शौर्य का दिल बल्ले बल्ले करने लगा था, क्योंकि फाइनली धनुष मुंबई जाने को तैयार हो गया था। उसने फटाफट दोनों की पैकिंग की और गार्ड्स को अलर्ट करके सीधा एयरपोर्ट निकल गया। शौर्य से धनुष से मिलना था। धनुष यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल और डीन सर से बात करके सीधे एयरपोर्ट पहुंच गया था। ऐसे जा रहा था जैसे अपना सब कुछ गरीबों में दान कर खुद गरीबों में जा रहा हो। मुझे तो कुछ दया ही नहीं, शौर्य ने उसे देखते हुए ताना मारा, जिस पर धनुष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चेक इन करते हुए फ्लाइट में बैठ गया। उसके पीछे शौर्य भी उसके बगल में जा बैठा। शौर्य उसके कंधे पर टैप करते हुए बोला, सूर्यवंशी साहब, जब खुद की चौपर है हमारे पास तो इस भीड़ बड़ी फ्लाइट में जाने की क्या जरूरत थी? उसने झुंझलाहट से कहा, इसमें क्या परेशानी है तुम्हें? हमें मुंबई जाने से मतलब है, किस भी और कैसे जाते हैं इससे नहीं। तनुष ने उसे झिड़क दिया तो बेचारा चुप हो गया। रात को मुंबई पहुंचते ही दोनों अपने फ्लैट पर चले गए और खाना खाकर सो गए। अगली सुबह धनुष तैयार हो चुका था, लेकिन शौर्य अब तक घोड़े बेचकर सो रहा था। तनुष ने उसे उठाकर कहा, मैं ऑफिस से आता हूँ, तब तक तू तैयार होकर वहां पहुंच जाना, वहीं मिलूंगा। कहते हुए शौर्य उठकर बैठ गया और घड़ी देखते हुए बोला, ठीक 12 बजे, ओके, अब मैं चलता हूँ। कहते हुए धनुष वहां से निकल गया तो शौर्य भी उठकर तैयार होने लगा। ठीक दोपहर 12 बजे धनुष और शौर्य दोनों एक बड़े से घर के सामने खड़े थे, जिसके नेम प्लेट पर शहजादा हाउस लिखा हुआ था। दोनों ने गहरी सांस भरी और अंदर चले गए। शौर्य ने डोर बेल बजाई तो मुक्ता जी ने दरवाजा खोला और हल्की मुस्कान लिए बोली, आओ बेटा, कैसे हो तुम दोनों? धनुष और शौर्य ने झुककर उनके पैर छू लिए और अंदर आकर मानव जी के भी पैर छूते हुए सोफे पर बैठ गए। तभी अपर्णा जी हाथों में चाय की ट्रे लिए आई तो धनुष और शौर्य को देखकर वो भावुक हो गई और दोनों को अपने गले से लगाकर रोने लगी। छोटी माँ, आप क्यों रो रही हैं? धनुष उसके आंसू पोंछते हुए बोला। शौर्य ने उन्हें साइड हक करते हुए कहा, हे पुष्पा, आई हेट टीयर्स बेबी, यू नो व्हाट, यू आर वेरी वेरी प्रिटी एंड हॉट माई लेडी, सो डोंट क्राई प्रीशियस। रोते हुए आप वो रामू की बकरी की तरह आवाज़ करती हैं, इसीलिए आप रोइए मत। आपके रोने से पापा बेहोश भी हो सकते हैं। शौर्य ने जैसे ही हंसते हुए कहा, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। लेकिन अपर्णा जी शौर्य के पीछे पड़ गई। रुक जा, तू बहुत नौटंकी करने लगा है, आज तेरी पिटाई करके तुझे सुधार ही दूंगी, उन्होंने कहा। तो शौर्य मानव जी के पीछे छुपते हुए बोला, अरे यार आंटी, अभी मैं कुंवारा हूँ, क्यों शादी से पहले मुझे लंगड़ा लूला बनाना चाहती हो माते? वो आखिर में अपने हाथ जोड़ते हुए बोला तो अपर्णा जी थक कर हंसते हुए सोफे पर बैठ गई और शौर्य उनके पैरों में अपना सर रखकर बैठ गया। धनुष की नजरें आज भी पूरे घर में घूम रही थी, मगर उसे वो नहीं दिखी जिसके लिए वो आया था। मुक्ता जी ने उसे देखा तो वो समझ गई, पिछले 3 सालों से तुम उसे सिर्फ देखने आती हो, मगर वो सामने नहीं आती। माँ, उसके सामने आने ना आने से मेरा इंतज़ार ख़त्म नहीं होगा। जब तक वो नहीं आएगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। आज तो उसे देख कर ही लौटूंगा यहाँ से। पिछले 3 सालों में एक बार भी नहीं देखा उसे, धनुष ने कहा और ऊपर के कमरे की ओर बढ़ गया जहाँ तविशी का कमरा था। उसकी हालत सबको पता थी, इसीलिए किसी ने आगे कुछ भी नहीं कहा। तविशी रूपाली के साथ बाहर गई थी, उसे पता था धनुष आज भी उसे देखने आएगा, इसीलिए वो पहले ही निकल गई थी। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो आज वहीं रुकने वाला है। 3 सालों में उसने भी तो नहीं देखा था उसे भी तो तकलीफ होती है, मगर वो कैसे कहे। रात हो चुकी थी जब तविशी रूपाली के साथ घर लौटे थे। दोनों बाहर से ही खाना खाकर आए थे, इसीलिए आते ही अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। तविशी जैसे ही अपने कमरे में आई, उसे कुछ अलग सा एहसास हुआ। ये क्या हो रहा है, मुझे कोई आया था क्या यहाँ? सोचते हुए उसने अंदर जाकर सारी खिड़कियाँ खोल दी और बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद वो पलटी तो सामने धनुष खड़ा था। उसने अपने भावहीन चेहरे के साथ जैसे ही वो पहले रहता था। इतने सालों बाद एक दूसरे को आमने सामने पाकर उनकी धड़कनें बगावत पर उतर आई थी। आंखों में सैलाब उमड़ने लगे थे, जिसे दोनों ने ही रोक रखा था। कितनी बदल गई थी उसकी विशी, पहले से ज़्यादा गुस्सैल और ज़िद्दी हो गई थी।
उसका रहन सहन सब कुछ बदल गया था। उसके लंबे घने काले बाल अब छोटे हो चुके थे, जो कमर से ऊपर तक ही थे। आंखों पर नजर का चश्मा चढ़ा हुआ था, जिसमें वो और भी क्यूट लग रही थी। तनुष का मन किया उसे बाहों में भरकर 3 सालों का प्यार पल भर में लुटा दे, मगर ऐसा करने से पहले उसके जहन में वो पल कौन गया जब उसने तविशी के द्वारा भेजा गया पार्सल मिला था। इसलिए उसका रवैया पल भर में ही सर्द हो गया। वही अपने हाथों पर उसकी पकड़ मजबूत होते देख तविशी को समझ में आया कि उसने उसका हाथ पकड़ रखा है। उसका स्पर्श महसूस होते ही वो अपने सेंस में लौटी, नहीं तो वो भी धनुष के उस चेहरे को देखने में खोई हुई थी, जिसे उसने कब से नहीं देखा था। दिलों में प्यार होने के बावजूद भी दोनों खामोश थे। दोनों की नजरें आपस में उलझी हुई थी कि तेज हवा का झोंका पाते ही दोनों ने नजरें फेर ली। लेकिन उसे यहाँ देखकर तविशी की आंखें सिकुड़ गई और वो बिना कुछ बोले अपना हाथ छुड़ाकर वहां से जाने लगी। मगर वो जाती उससे पहले ही धनुष ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और अपने सामने खड़ा करते हुए कठोर शब्दों में कहा, तो अब तुम्हें डाइवोर्स चाहिए? तविशी अपना हाथ छुड़ाकर उसे घूरते हुए बोली, यही पूछने आए हो यहाँ? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। तनुष ने दांत किटकिटाते हुए कहा तो तविशी तंजभरी हंसी हंसते हुए बोली, सवाल पूछने का हक खो चुके हैं आप मिस्टर सूर्यवंशी, इसीलिए बेहतर यही होगा कि चले जाओ यहाँ से। कहते हुए वो कमरे में आ गई। ये बिगड़ैल बिल्ली ऐसे नहीं मानेगी, इसे अपने तरीके से ही मनाना होगा। कहते हुए धनुष के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट उभर आई। इसे छुपाते हुए वो कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। तविशी ने उसे देखा तो वो भी गुस्से से भर उठी। वो गुस्से में भिनभिनाती हुई कमरे से बाहर आई और पैर पटकते हुए नीचे मुक्ता जी के पास चली गई। माँ, आपने उसे यहाँ क्यों रहने दिया? कितनी बार कहा है उसे यहाँ आने मत दिया कीजिए। वो झल्लाते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है, तू भी जाकर आराम कर, खड़ूस जेलर मत बन। अब से वो यहाँ का कमिश्नर है। कहती हुई मुक्ता जी चादर तान कर सो गई। तविशी गुस्से से नाक फुलाए वापस अपने कमरे में आ गई, जहाँ उसके बिस्तर पर धनुष पेट के बल उल्टा लेटा हुआ था। तविशी का मन किया अभी उसे लात मारकर नीचे गिरा दे, मगर अब भी वो उससे डरती थी। चेहरे पर आने नहीं देती थी, लेकिन डरती तो है। क्या करूं इस गोरिल्ले का, कहाँ फंस गई मैं? कहती हुई वो सोफे पर लेट गई, जहाँ उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। कुछ देर के कसमसाने के बाद आखिर उसे नींद आ ही गई। अगली सुबह तविशी की नींद खुली तो वह अपने बिस्तर पर थी। मैं यहाँ कैसे? उसने खुद को सोफे पर ना पाकर बिस्तर पर पाया तो दांत पर दांत जमाते हुए आंखें बंद कर ली। ये गोरिल्ला, इसकी तो आज छोड़ूंगी नहीं। कहते हुए वो जब उठी और बाथरूम में चली गई। ऐसे धड़ल्ले से बाथरूम में जाने के बाद उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और वो जोर से चीख पड़ी। उसके ऐसे चीखने से धनुष जो शावर के नीचे खड़ा था वो पलट गया, मगर तविशी की फैली आंखें देख उसके होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। वो धीरे से आगे आया और उसे कमर से पकड़कर अपने सीने से चिपका लिया। तविशी ने अपने पैरों से उसके पैरों पर वार किया तो बेचारे धनुष ने आंखें मींच ली, मगर पकड़ ढीली नहीं की। वहीं तविशी ने गुस्से से उससे दूर होते हुए कहा, तुम मेरे बाथरूम में भी आ गए? किसने कहा था बेशर्मों की तरह नंगे पुंगे होकर नहाने को? दरवाजा क्या शोभा बढ़ाने के लिए लगवाया है, जो बिना कुंडी लगाए तुम अपना अंग प्रदर्शन कर रहे हो? तनुष ने अपनी बोहें सिकोड़ दी और उसके चेहरे को देखने लगा। तविशी उसकी गहरी नजरों को खुद पर महसूस कर झेप गई, फिर उसे धक्का देकर बाथटब में बिठाकर बोली, सड़ो यहीं आज दिन भर। कहते हुए बाहर निकलकर दरवाजा लॉक कर दिया, फिर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी देखती हूँ दिन भर बाथरूम से कैसे बिताओगे। यह आना बंद ना करवा दिया ना तो मेरा नाम भी तविशी नहीं। कहते हुए तविशी जैसे सीढ़ियों पर आई उसका पैर फिसल गया, मगर वो गिरती उससे पहले किसी ने उसे थाम लिया। जब अपनी बाजुओं पर पकड़ देख तविशी ने चेहरा ऊपर किया तो शौर्य को देख उसकी आंखें सिकुड़ गई। साले कंजर, तो ये सब तेरी करतूतें हैं? तूने उस गोरिल्ले को यहाँ रुकने का सजेशन दिया है ना, अब तू भी भुगत। कहते हुए अपनी चप्पल उतार ली। शौर्य ने उसकी मूवमेंट देखी तो दांत दिखाते हुए उसका हाथ छोड़ दिया और घर की सबसे सेफ जोन, जहाँ वो इस चंडिका के प्रकोप से बच सके, वहां दौड़ पड़ा। मगर जाने से पहले वो तविशी के गुस्से को बढ़ावा दे गया उसका हाथ छोड़कर। उसने जैसे ही खुद को बचाने के लिए विशी का हाथ छोड़ा, विशी वैसे ही जमीन पर बैठ गई। हाय राम, मेरी कमर तोड़ दी इस कमबख्त लंगूर ने। लुटिया डूबे इस कलमुहे की, बुढ़ापे में ब्याह हो इसका, ताकि इसके बच्चे इसे पापा की जगह दादा बुलाएं। इसकी बीवी इसे एजी ओजी नहीं, सुनो दादाजी कहे। शौर्य को कोसते हुए तविशी ने अपने हाथ में पकड़े चप्पल को उसकी ओर फेंक दिया, जहाँ शौर्य भागा था। इधर किचन से आते ही शौर्य ने अपने सीने पर हाथ रखा और आंखें बंद कर मुस्कुराने लगा। बच गया। क्या हुआ? मुक्ता जी ने उसे हाँफते हुए देखा तो बोली, मुक्ता जी, यही तो है यहाँ के सेफ जोन की शहंशाह। कुछ नहीं माँ, मैं बस भागते हुए आया ना तो उसने इतना ही कहा था कि तविशी की चप्पल उसके हाथ पर पड़ते हुए मुक्ता जी के पैरों में जा लगी। शौर्य ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। वहीं मुक्ता जी ने गुस्से से चप्पल को देखा और उसे उठाकर बाहर निकालती हुई चिल्लाई, विशी विशी। तविशी ने सुना तो धीरे से उठकर खड़ी हो गई और मुक्ता जी के पीछे शौर्य को देख घूरने लगी। ये क्या है विशी? उन्होंने चप्पल आगे करते हुए पूछा।
हो ये मॉम, ये ना गलती से मेरे पैरों से फिसल गया, मैं इसे समझा दूंगी, अब नहीं होगा ऐसी हरकत, कहते हुए तविशी पलटकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसे यूं जाते देख मुक्ता जी मुस्कुराते हुए शौर्य की ओर पलटी और उसे सर पर हाथ रखकर बोली, थैंक यू बेटा। क्या माँ, बेटे को कभी थैंक यू बोला जाता है क्या? शौर्य ने उन्हें कंधे से थामते हुए कहा। जब बेटा तुझ जैसा हो तो बोला जाता है, मुक्ता जी ने हंसते हुए कहा। तो इसी बात पर आपके हाथों की खीर हो जाए? क्यों नहीं, मुक्ता जी ने कहा। फिर उसके कान पकड़ते हुए बोली, मेरी बहू कब से नाराज बैठी है, उसे कब मनाएगा? जल्दी ही, शौर्य ने कहा तो मुक्ता जी उसके सर पर हाथ फेरती हुई किचन में चली गई। पहले इन आँख के गोलों को तो मना लूं, फिर अपनी वाली को मनाना आसान है। उनके जाने के बाद शौर्य खुद से ही बातें करते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। तविशी अपने कमरे में ना जाकर रूपाली के कमरे में चली गई, जहाँ रूपाली भी तैयार हो चुकी थी। रूपाली कुछ पूछती उससे पहले ही मैं नहाकर आती हूँ कहते हुए तविशी बाथरूम में घुस गई। रूपाली को थोड़ी हैरानी हुई, मगर उसे फिलहाल कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद जब तविशी नहाकर बाहर आई तो रूपाली उसके सामने कपड़े रखते हुए बोली, जल्दी से पहन ले क्योंकि मुझे भूख लगी है। तविशी ने कपड़े पहने तो रूपाली ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे कमरे का गीजर खराब है क्या? गीजर नहीं, गोरिल्ला, तविशी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। मतलब? रूपाली को अब तक धनुष और शौर्य के आने की खबर नहीं थी। वो गोरिल्ला कल रात से मेरे कमरे में कब्जा जमाए बैठा है, इसलिए, तविशी ने कहा तो रूपाली का चेहरा खिल गया। मतलब भाई इस बार तैयारी के साथ आए हैं? वो बुदबुदाई तो तविशी उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोली, ओए कहाँ खो गई? अब भूख नहीं लग रही तुझे? चल। कहते हुए रूपाली उसके साथ चलने लगी। इधर धनुष बाथरूम में बार बार दरवाज़ा पीट रहा था, लेकिन तविशी ने बाहर से लॉक कर दिया था, जिस वजह से उसकी आवाज़ भी बाहर नहीं जा रही थी। उसने गुस्से से दीवार पर पंच मारा और बाथरूम में अटैच चेंजिंग रूम में जाकर तैयार हो गया। कल ही उसने अपना सारा सामान यहाँ सेटअप करवा दिया था। 1 घंटा होने को आया था, मगर तविशी अब भी नहीं आई थी। उसने खुद को शांत किया और निकलने के लिए जगह देखने लगा। काफ़ी देर बाद उसके दिमाग की बत्ती जली तो वह मुस्कुरा उठा। डाइनिंग टेबल पर मुक्ता जी और अपर्णा जी नाश्ता लगा रही थी। सब लोग नाश्ता करने बैठे थे, मगर धनुष गायब था। तभी अपर्णा जी ने कहा, धनुष कहाँ है? मुक्ता जी ने कहा, शौर्य जाओ बुलाकर लाओ उसे। हाँ कहते हुए शौर्य जैसे ही जाने को उठा, तविशी ने उसके पैर पर अपना पैर अड़ा दिया। इस गरीब आदमी की फूटी किस्मत, मुंह के बल वो जमीन पर जा गिरा। उसने गुस्से से जैसे ही तविशी को कुछ कहना चाहा, रूपाली उसे हाथ देकर उठाते हुए बोली, तुम हमेशा गिरते पड़ते क्यों रहते हो? मुक्ता जी ने भी पूछा, तुम ठीक हो बेटा? हाँ कहते हुए शौर्य वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया तो अपर्णा जी ने रूपाली से कहा, बेटा तुम बुला लाओ। रूपाली जल्दी से अपनी कुर्सी पर बैठ गई और मुंह में पराठा भरते हुए बोली, मुझे भूख लगी है, विशी जाएगी। तविशी उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी, जिसे रूपाली ने अनदेखा कर दिया। विशी जाओ, मुक्ता जी ने कहा तो मन मारकर उसे उठना पड़ा। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वो उसे बाथरूम में लॉक करके आई है। वो जैसे ही अपने कमरे में आई, क्या करूं कहते हुए इधर उधर चक्कर काटने लगी। फिर उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया और परेशान हो उठी। शिट, ये मैंने क्या कर दिया? मॉम को पता चला तो वो मुझे कच्चा निगल जाएगी। एक मिनट, मैंने अपनी मॉम कहा? काफ़ी सालों बाद मैंने मॉम कहा, इसीलिए उन्होंने मुझे नहीं डांटा। तविशी की आंखें नम होने को थी, जिसे छोड़ उसने टेबल से चाबी उठाई और जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें डर और घबराहट से भर गई। वो चीख पड़ी। वो घबराते हुए अंदर गई तो नीचे फर्श पर धनुष पड़ा था। उसने नीचे ग्रे कलर का लोअर पहना था और ऊपर सफ़ेद बनियान, जिस पर लाल रंग का खून जैसा कुछ लगा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और सांसें धीमी। उसके हाथ और माथे पर भी खून लगा हुआ था, जिसे देखकर तविशी की आंखें बहने लगी। उसने उसका सर अपनी गोद में रख लिया और उसके गाल थपथपाते हुए उसे उठाने लगी। सूर्यवंशी जी उठो, उठो ना, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं, उठो। वो लगातार उसे हिलाते हुए उठाई जा रही थी, मगर वो नहीं उठ रहा था। उसने उसकी नाक के पास हथेली रखी। उसकी सांसें धीमी थी, जिसे महसूस कर तविशी एकदम से उससे दूर हो गई। उसके गले से आवाज़ें नहीं निकल रही थी। आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। उसके हाथ पांव जैसे कांपने लगे थे। उसने हिम्मत करके चीखना चाहा, मगर चीख नहीं पाई। फिर धीरे से सरक कर वो उसके पास आई और अपनी बाहों में समेटकर उसे उठाने लगी। धनुष उठो ना, क्या हुआ तुम्हें? देखो, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा मजाक किया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। प्लीज़ उठो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो मैं मर जाऊँगी। धनुष उठो। इस बार वो चीख पड़ी, जिसे सुन नाश्ते पर बैठे घरवाले घबरा गए। सब जल्दी से उसके कमरे की ओर दौड़ पड़े। तनुष ने जब तविशी को खुद के लिए रोते देखा तो झटके से उसे अपनी बाहों में भर लिया और हल्की आवाज़ में कहा, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। तविशी ने सुबकते हुए अपना सर ऊपर किया तो धनुष उसके सामने सही सलामत बैठा था। उसके हाथ और माथे पर खून साफ हो गया था। तनुष ने इशारों में सॉरी कहा तो तविशी ने उसके गाल पर खींचकर एक चमाट लगा दिया और इससे भी सुकून नहीं मिला तो दूसरे गाल पर भी अपनी उंगलियों की छाप छोड़ दी।
तनुष का चेहरा एक तरफ को झुक गया, मगर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। घर वाले जो दरवाजे पर खड़े थे वो शॉक हो गए। इससे पहले कोई आगे बढ़ता तविशी ने धनुष की बनियान पकड़कर खींच लिया और उसके गर्दन में चेहरा छुपाए रोने लगी। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी, जिसे देख सब वापस लौट गए। उनकी उम्मीदें, उनका विश्वास शायद सही साबित होने वाला था। धनुष उसे अपने गोद में उठाकर कमरे में ले आया। तविशी अब भी रोए जा रही थी। वही जानती है कि उसने एक पल में कितनी तकलीफें सही हैं। अचानक से उसे ऐसे देख उसकी धड़कनों ने धड़कना बंद कर दिया था। नाराजगी लाख सही मगर मोहब्बत एक ही है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदल सकती। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसकी यह हालत देखकर धनुष को बुरा लग रहा था कि उसने ऐसा मजाक क्यों किया, मगर इस मजाक से उसकी बीवी ने तो ये माना कि वो अब भी उसके बिना अधूरी है। खैर, इस बीच उसने कई बार उसके माथे और सिर को चूमा और खुद में जकड़ दिया। लगभग 1 घंटे बाद तविशी नॉर्मल हुई तो अब वो भी उसकी बाहों में थी। इस बीच धनुष ने कुछ नहीं कहा था, बस खामोशी से उसे शांत करवाता रहा। मगर उसके बाजों से आज़ाद हुई और टेबल पर रखे ग्लास से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। वो जैसे ही बाहर जाने लगी, धनुष ने उसकी कलाई थाम ली। माफ़ कर दो नविशी, मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। तुम बात करने को भी तैयार नहीं थी और मैं तुमसे दूर रहने को भी तैयार नहीं था। प्लीज़। माफ़ी तो ऐसे मांग रहा है जैसे मुझ पर एहसान कर रहा हो। मैं भी देखती हूँ कब तक अपने ये दिमाग चलाती हूँ। कहते हुए तविशी ने उसका हाथ झटक दिया और बाहर निकल गई। धनुष ठगा सा उसे जाते हुए देखता रहा, मगर आज ही उसकी हरकत से शायद उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया था, जिससे वो अपनी बिगड़ैल पिल्ली को मना सकता था। वो कमरे से जैसे ही बाहर जाने को हुआ, तविशी का मोबाइल बजने लगा। वो सोच में पड़ गया, उठाए कि नहीं, मगर 2 बार रिंग कटने के बाद तीसरे में उसने उठा ही लिया, जिसमें शहजादा शो हो रहा था। उधर से आती आवाज़ को सुन उसके हाथ से फ़ोन छूट कर गिर गया। उसने अपनी आंखें कसकर मूंद ली और वहीं बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों से पानी उतर आया है। उसने खुद को मजबूत किया और बाहर निकल गया। तविशी भी आज घर पे ही थी और गार्डन में बैठी रूपाली के साथ कुछ बात कर रही थी। तभी एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक लड़की निकली और वो इन दोनों को घूरते हुए उनके पास आकर कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। तविशी और रूपाली ने उसे नज़रअंदाज करते हुए ऐसे जताया जैसे वो यहाँ है ही नहीं, जिससे लड़की और चिढ़ गई। उसने अपने पैर पटकते हुए इधर उधर देखा और उसके होठों पर मुस्कुराहट उभर आई। उसने नीचे चल रही पाइप को उठाया और दोनों के ऊपर पानी बरसाने लगी। वहीं तविशी और रूपाली ने जैसे ही खुद को गीला महसूस किया, दोनों उठ खड़ी हुई। सभ्यता की बच्ची, कहते हुए दोनों ने उससे पाइप छीनी और उसे भी भिगोने लगी। तीनों की हंसी पूरे गार्डन में गूंजने लगी। आवाज़ सुनकर सब बाहर आ गए तो तीनों की मस्ती देख मुस्कुराते हुए अंदर चले गए, मगर बेचारा हमारा गरीब आदमी वहीं लटक गया। रॉयल प्योर अनारकली सूट में खिलखिलाती सभ्यता उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उसने अपनी आंखें मटकाई तो उसकी आंखों में शरारत चमकने लगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और भागती हुई सभ्यता का हाथ पकड़कर एकदम से अपनी ओर खींच लिया। अचानक खींचने से सभ्यता हैरान रह गई, मगर सामने शौर्य को देख उसकी आंखें कठोर हो गई। उसने उसके सीने पर धक्का दिया और जाने लगी कि उसका पैर फिसल गया और वो गिरने लगा, जिसे शौर्य ने कमर से पकड़कर संभाल लिया। सभ्यता से मेरी सभ्यता भंग कर देती हो, शौर्य ने प्यार भरी आवाज में कहा तो सभ्यता उसके गाल पर थप्पड़ जड़ते हुए बोली, मुझसे दोबारा बात मत करना। शौर्य ने अपना दूसरा गाल भी आगे कर दिया तो वो झुंझला उठी और शौर्य मुस्कुरा उठा। तविशी और रूपाली ने उन्हें देखा तो वहां से दूसरी ओर चली गई, जहां अपने सीने पर हाथ बांधे धनुष तविशी को ही घूर रहा था। तविशी की शर्ट पूरी तरह से भीगकर उसके शरीर पर चिपक गया था और स्कर्ट तो और भी। उसके इतने छोटे कपड़े देख धनुष की भवें तन गई। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो मुझे बात करनी है। तविशी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मुझे नहीं करनी, कहकर पलट गई, मगर अब रूपाली वहां नहीं थी। उसने अपनी नजरें दौड़ाई तो रूपाली शौर्य और सभ्यता को देख रही थी। उसकी आंखें भरी हुई थी और होंठों पर मुस्कुराहट थी। तविशी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उसकी याद आ रही है ना? कहते हुए रूपाली रो पड़ी तो तविशी ने उसे अपने गले से लगाकर बोली, अर्ज क्या है मेरी धड़कन, तेरी आंखों में आंसू देख मेरा कलेजा जलता है। कैसे कहूँ रूपाली, ये चेहरा सिर्फ तेरे हंसने से खिलता है। रूपाली ने तविशी के मुंह से ये सुना तो उसकी और भी ज़्यादा रोने लगी। रो तो तविशी भी रही थी, मगर पहले रूपाली को संभालना ज़रूरी था। उसने उसे चुप कराया। मैं कुछ देर अकेले रहूँगी, कहते हुए रूपाली कमरे की ओर बढ़ गई और तविशी अपने कमरे की ओर। लेकिन उसके अंदर जाने से पहले ही धनुष ने उसे अपने गोद में उठा लिया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। तविशी ने गुस्से से उसके कंधे पर अपनी क्लिप निकालकर चुबा दी, मगर धनुष ने उसे नहीं छोड़ा, जिससे तविशी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो तविशी को लिए कमरे में आया और उसे नीचे उतारते हुए बोला, जाकर कपड़े बदल लो, हम बाहर जाएंगे। तविशी ने उसे गुस्से से घूरा और दांत किटकिटाते हुए बोले, मुझे कहीं नहीं जाना और ये बेकार का हक जमाना बंद करो। कुछ नहीं हो तुम मेरे लिए, इसीलिए ये मत भूलो कि 2 गज दूरी जिंदगी ज़रूरी, समझे? तविशी ने जैसे ही उंगली से उसके सीने पर पॉइंट करते हुए बोली, धनुष ने फौरन उसकी उंगली पकड़ ली और उसे अपने सीने से सटाते हुए कहा,
इतना गुस्सा सेहत के लिए सही नहीं है मिसेस सूर्यवंशी। हर वक्त गुस्से में रहोगी तो हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसने कहते हुए आई विंक करी तो तविशी की आंखें बड़ी हो गई। पेशम गोरिल्ला। कहते हुए तविशी ने उसे धक्का दिया और उसके सीने पर मुक्का बरसाने लगी। मैं बिल्कुल तुम्हारे बच्चों की माँ नहीं बनूंगी। जैसे तुम अड़ियल हो तुम्हारे बच्चे भी होंगे, इसीलिए मुझे नहीं बनना। तुम क्या कम हो मुझे परेशान करने वाले, जो अपने जैसे और पैदा करना चाहती हो। और बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही थी, मगर धनुष पर उसका एक्सप्रेशंस देख मुस्कुराया जा रहा था। अब बस भी करो मिसेस सूर्यवंशी, अगर तुम कुछ देर ऐसे ही रही तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी, फिर मुझे। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, फिर रुक कर कहा, मतलब तुम ऐसे अकेले कमरे में इस हालत में रहोगी तो मैं बहकूंगा नहीं, इसकी क्या गारंटी है। इसीलिए जाओ। उसने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। तविशी ने उसे एक डेंजरस लुक दिया और पैर पटकती हुई जाकर तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद कर दिया। तनुष उसके जाते ही बालों में हाथ डालकर मुस्कुरा उठा। सभ्यता शौर्य से नाराज थी, इसीलिए वो भी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। रूपाली तो अपने कमरे में बैठे बस फोन पर लगे वॉलपेपर को देखे जा रही थी। तभी उसका फोन बजा और स्क्रीन पर शहजादा नाम चमकने लगा। उसने मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछे और कॉल उठाकर बात करने लगी। कुछ देर बात करने के बाद वो मुस्कुराई और बाहर निकल गई। अब खबर ही ऐसी थी कि उसे तो आना ही था। बाहर हॉल में सब लोग बैठे चाय पी रहे थे। शौर्य छुप छुप कर सभ्यता को देखता, मगर वो मुक्ता जी और अपर्णा जी से बातें करने में मशगूल थी। तविशी अपना लैपटॉप लिए धनुष को घूर रही थी, जो मानव जी से बिजनेस की कुछ बातें डिस्कस कर रही थी। रूपाली ने सबको देखा और एक लंबी सांस खींचते हुए बोली, शहजादा। उसने इतना ही कहा कि सब लोग चौंक उठे, सिवाय धनुष और शौर्य के। तविशी ने अपना लैपटॉप साइड में रखा और बोली, क्या हुआ उसे, वो ठीक तो है ना। एक मिनट मैं पता करती हूँ, कहते हुए उसने जैसे ही कॉल करना चाहा, रूपाली उसके गले से लगकर नम आंखों से बोली, वो आ रहा है। उसके इस शब्द ने तविशी को अपनी जगह पर ही जड़ कर दिया। आंखों में नमी लिए सब मुस्कुरा उठे जब उन्हें मालूम हुआ उनका शहजादा आ रहा है। वहीं धनुष और शौर्य ने एक दूसरे को देखा और गहरी सांस भरते हुए नाम में सर हिला दिया। तविशी जैसे ही कमरे में आई, धनुष को बेड पर फैलाकर सोते हुए देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई। ये गोरिल्ला ग्लास जब देखो मेरे बेड से चिपका रहता है, इसे तो आज मज़ा चखा कर ही रहूंगी। कहते हुए उसने इधर उधर देखा और बाहर निकल गई। किचन में आकर उसने फ्रीजर से बर्फ निकाले और एक कटोरी में लिए और वापस कमरे में आ गई। उसने टेबल पर रखे जग को उठाया और उसमें बर्फ के टुकड़े भरकर मुस्कुराने लगी, जिसमें पानी भरा था। उसने एकदम से बिस्तर पर उल्टा लेटे शर्ट पर धनुष पर पानी उड़ेला तो धनुष हड़बड़ाता हुआ पलट गया। वह इतनी ठंडी चीज़ अब अचानक से खुले बदन पर गिरेगी तो बदन चाहे जितना भी गठीला हो, एहसास तो होगा ही ना। एक तो बेचारा इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ समझ में नहीं आया, मगर जैसे ही उसने सामने खड़ी अपनी अड़ियल बिल्ली को देखा तो सारा माजरा समझ में आ गया। मगर उसका चेहरा वैसे ही भावहीन रहा। कुछ देर उसे ऐसे ही देखते रहने के बाद अब तविशी थोड़ी सकपका गई, मगर फिर तनते हुए बोली, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे कमरे में सोने का, अब सोते रहो। कहते हुए उसने अपने बालों को पीछे झटका और बाहर निकल गई। तनुष हक्का बक्का सा उसे देखते रहा, फिर अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बड़बड़ाया, इसका हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा मिसेस सूर्यवंशी। रात के 1 बजे थे जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तभी शहजादा हाउस के बाहर एक बड़ी सी काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक लंबा चौड़ा एक शख्स बाहर निकला और धीमे कदमों से अंदर की तरफ बढ़ गया। अंधेरे में वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय उसकी परछाई के। वो जैसे जैसे अंदर आ रहा था, लग रहा था कि वो इस घर के हर कोने से वो अच्छे से पहचानता है। वो ऊपर बने कमरे में गया और धीरे से दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाज़ा खुल गया। ये देख उसकी काली आंखें अंधेरे में भी चमक उठी। कमरे में हल्की मध्यम रोशनी थी, मगर उसका चेहरा अब भी नहीं दिख रहा था। उसने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर सोकर ही लड़के को एकटक देखने लगा। उसका सुकून, उसका जुनून, सब कुछ उन काली आंखों में नजर आ रहा था। कुछ देर बिना कुछ बोले उसे निहारता रहा, फिर उसके करीब जाकर बैठ गया और उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, जिसे संभालते हुए उसने लड़की के बिखरे बालों को उसके चेहरे से हटा दिया और उसके चेहरे पर फूंक मार दी। नींद में भी किसी की गर्म सांसें महसूस कर लड़की हड़बड़ा कर उठ बैठी, पर जैसे ही वो चीखने को हुई, लड़के ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। जारी है। तो दोस्तों, क्या कहना है आप लोगों का? गैस कर सकते हैं तो कीजिए और राय दीजिए शहजादे के लिए कि ये शहजादा कौन हो सकता है।